हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एडमिशन ओपन है, आप हमारे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको कम्प्रीहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करेंगे पूरे सिलेबस का। उसी हिसाब से स्टडी मटेरियल्स भी दिया जाएगा। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री एंड मेंस। टेस्ट वीकली रहेगा और इसका क्विक असेसमेंट आपको मिल जाएगा। मेंस के लिए आंसर राइटिंग रहेगी फॉर ऑल दी जीएस पेपर। यूपीएससी के लिए ऑप्शनल का भी रहेगा और ऐसे राइटिंग भी कराई जाएंगी। जो भी गाइडेंस होगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल है जिससे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो ये कुछ दिन पहले हमने इसका जिक्र किया था, फिर आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हाउ विल द यूएस एग्जिट अफेक्ट क्लाइमेट एक्शन। तो हाल ही में हमने देखा कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक मेमोरेंडम पे साइन किया और 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विथड्रॉ कर लिया। और उसमें सबसे जो बड़ी खबर आ रही है वो है यूएनएफसीसीसी से विथड्रॉ कर लिया गया है तो बाय यूएसए। तो यूएनएफसीसीसी से अगर विथड्रॉ कर लेते हैं तो इससे क्या है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है हर साल रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी डिग्रेडेशन है उसको ठीक करने के लिए, तो उसमें यूएसए का रोल नहीं रहेगा। तो ये ट्रिगर कब आया, तो ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बहुत पहले ही निकाल दिया गया था, लगभग साल भर पहले ही, फरवरी 4 2025 को। तो उसमें ये मैंडेट दिया गया था कि हर इंटरनेशनल जो बॉडीज़ है उनको रिव्यू करनी है क्या ये यूएस के इंटरेस्ट के कॉन्ट्रेरी है, विरोध है। तो ये यूएस के इंटरेस्ट के कॉन्ट्रेरी है ऐसा यूएसए को लगा, यूएस के प्रेसिडेंट को लगा और 66 ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किया है। और यूएस के जो करंट प्रेसिडेंट है वो ये मानते भी है जो क्लाइमेट चेंज है वो एक हॉक्स है, वो झूठ है, उसमें कोई दम नहीं है। तो अभी अगर इसमें देखें तो यूएनएफसीसीसी से अगर बाहर हो जाते हैं तो इससे क्या है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो या फिर डिफरेंट अदर जो बाइंडिंग एग्रीमेंट्स है वो आपकी क्या होगी, एनफोर्स नहीं होंगी बाय दैट पर्टिकुलर कंट्री। हियर इट इज़ यूएसए। तो अभी उससे प्रॉब्लम क्या है, एक आप इसमें इसमें अगर देखें तो एक मॉरल हैजार्ड है कि इतना बड़ा जो नेशन है वो खुद अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, इवन आफ्टर बीइंग अ टेक्नोलॉजिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, तो दूसरे देश भी क्या है, रिलक्टेंट रहेंगे। नॉर्थ साउथ में एक डिवाइड देखा जाएगा कि जो आपकी नॉर्थ है, ग्लोबल नॉर्थ, वो क्लाइमेट जो प्रॉब्लम है, इश्यूज है क्लाइमेट चेंज रिगार्डिंग, उसके लिए जो जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए वो नहीं लेना चाह रही है और वो मिटिगेट भी कर सकती है बिकॉज दे हैव मनी एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन जो ग्लोबल साउथ है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगी और अकेले जो ग्लोबल साउथ है वो इसमें आपकी जो प्रॉब्लम है उसको 100% टेकल नहीं कर सकती है। इसमें ग्लोबल नॉर्थ का भी जो सपोर्ट है वो चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो सभी का है, जो अर्थ है सभी का है। तो कहीं एक जगह पोल्यूशन होती है तो वो सिर्फ उसी देश को नहीं बिगाड़ेगा, बाकी आसपास का जो माहौल है वो भी खराब करेगा। एडॉप्शन के भी एक गैप देखा जाता है। तो इवन तो अभी देख सकते हैं विथ द यूएन एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2025 का अगर देखें तो 310 से लेके 365 बिलियन ईयर के पैसे चाहिए क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए या फिर इसके साथ अडॉप्ट करने के लिए। तो अभी उसके लिए जो फंडिंग है वो कहाँ से आएगी, जो डेवलप नेशंस है, क्योंकि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अगर देखें तो जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है वो यूएसए जैसे देशों ने या फिर ग्लोबल नॉर्थ के देशों ने फैलाया है कॉलोनियल समय से ही। तो अभी सबसे ज्यादा दायित्व भी उनका है टू सपोर्ट दी आपकी पोर नेशन या फिर डेवलपिंग नेशन। तो उसमें क्या है, यूएसए अभी अपना हाथ धो रही है। तो एक फाइनेंशियल फॉल आउट हम देख सकते हैं, फिर आपकी डोमेस्टिक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, फिर साइंटिफिक एंड जियोपॉलिटिकल रिपल्स भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जब डेवलप नेशंस निकल जाती है तो उनके पास जो टेक्नोलॉजी होती है, जो उनसे एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो आपकी टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट देगी, वो सपोर्ट क्या है, विड्रॉ हो जाएगा। तो वो हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिप्लोमेटिकली देखें तो क्लाइमेट क्या है, हमेशा से ही एक ऐसा पॉइंट बना रहा है, पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन एंड पॉइंट ऑफ कोऑपरेशन। तो एटलीस्ट डिस्कशन के जरिए कंफ्लिक्ट हो या फिर कोऑपरेशन हम देख सकते हैं। तो अभी क्या है,
यूएसए के साथ जो आपकी कोऑपरेशन है इन मैटर्स ऑफ क्लाइमेट वो नहीं देखी जा सकेगी टिल जब तक वो आप इस डिसीजन को रिवर्स नहीं करते हैं। देखते हैं आगे। नेक्स्ट है व्हाई वाज बेल डिनाइड टू उमर एंड शर्जील। तो जो उमर खालिद है और शर्जील इमाम है जिनके ऊपर आपके रायोट कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा हुआ है यूएपीए के अधीन। तो द दिल्ली रायोट कॉन्स्पिरेसी केस व्हाई बेल डिनाइड। तो क्यों बेल डिनाई किया गया उमर खालिद को एंड शर्जील इमाम को, जबकि बाकी जो इनके साथ एसोसिएट थे उनको बेल दे दिया गया। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है या फिर आपकी गवर्नमेंट को फेवर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जो काम कर रही है वो आपके एज पर लॉ ही कर रही है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई करने का प्राइमरी जो वजह है वो ये बताया है कि प्राइमा फेसी, तो पहली नजर में जो एविडेंसेस मिली है उसमें ये चीज क्लियर है कि उमर खालिद एंड जो शर्जील इमाम है वो सेंट्रल रोल उन्होंने प्ले किया था इसमें, इस पूरी कंस्पिरेसी के लिए, जिसमें जो रायट हुई, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई, देश की सोवरेनिटी यूनिटी को थ्रेट किया गया। तो उनको जो अरेस्ट किया गया था अंडर यूएपीए, तो उसी का जो सेक्शन 43D सब क्लॉज 5 है वो आपके ये बताता है कि प्राइमा फेसी अगर एविडेंसेस है तो बेल को डिनाई किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पोटेंशियली क्या है, देश के लिए खतरा है। तो जब तक पूरा ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपकी जो बेल है वो ग्रांट नहीं की जाएंगी। तो इसीलिए इसमें वाई बेल डिनाइड टू उमर खालिद एंड शर्जील इमाम, और क्यों बाकी 5 को एक्यूज को बेल दिया गया। तो इसमें हमने ऑलरेडी देखा कि हायरार्की ऑफ पार्टिसिपेशन अगर देखें तो जो कमांडिंग अथॉरिटी थी वो ये 2 व्यक्ति थे, और क्वालिटेटिवली डिफरेंट फुटिंग थी क्योंकि इनका सेंट्रल रोल था। पूरा चीज जो है, जो रायोट है, इन्होंने ही प्लॉट किया था। फिर यूएपीए का सेक्शन 43 सब क्लॉज 5 जो है वो बेल के ऊपर बार लगाता है कि प्राइमा फेसी अगर एविडेंसेस है तो क्यों उनको छोड़ना है। ओके, तो वो चीज इसमें हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश फ्रॉम के ए नजीब प्रेसिडेंट। तो के ए नजीब प्रेसिडेंट में ये कहा गया था कि बेल जो है वो उसको डिनाई नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस केस में ये चीज निकल के आई कि बेल डिनाई किया जा सकता है अगर उसमें सेंट्रल रोल है, और जब प्रोसिक्यूशन क्या है, पूरा रेडी है कि ट्रायल होने वाली है, तो उसमें बेल नहीं दिया जा सकता है। प्रोसिक्यूशन के बाद अगर सारी चीजें प्राइमा फेसी जो है वो अगर चेंज होती है, उसमें कोई इफ एंड बट आता है, तो अलग बात है। और इसी के साथ क्या है, जो टेररिस्ट एक्ट है, मतलब यूएपीए में भी डिफरेंट सेक्शंस में ये चीज मेंशन की गई है कि जरूरी नहीं है कि एक टेररिस्ट एक्ट होने के लिए आपको सिर्फ हथियार लेके ही टेररिज्म फैलाना होगा। हथियार के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकली टेररिज्म फैला सकते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं, भड़का सकते हैं, देश की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी को थ्रेट पे ला सकते हैं, तो वो भी एक टेररिज्म ही है। नेक्स्ट, क्यों बाकी 5 को बेल दिया गया, क्योंकि वो लोकल लेवल के फैसिलिटेटर थे और उनके पास कोई कमांड नहीं थी, उनको कमांड दिया जा रहा था। और प्रोपोर्शनैलिटी अगर देखें तो जो फैसिलिटेटिव रोल है उसमें डिसप्रोपोर्शनेट होगा अगर कंटिन्यू रखा जाए जेल में, तो इसीलिए उनको बेल दे दिया गया। लेकिन बेल ऐसा नहीं है कि उसको स्ट्रिक्ट बॉन्ड के साथ ही बेल दिया गया है, फिर वो गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट नहीं डाल सकते, बेल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्लीटली छूट गए हैं। उनके ऊपर भी काफ़ी सारे बैन है। इन फ्यूचर और भी डिफरेंट आपकी जो ट्रायल है उसमें कोई एविडेंसेस निकल के आती है तो हो सकता है उनको फिर से जेल जाना पड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये जो भी है इसको इस आपके पिक्टोग्राफिक जो है इंफॉर्मेशन है इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्म्स ऑफ ट्रम्प। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प के 2 आर्म है, एक तरफ आपकी जेडी वेंस है और दूसरी तरफ है मार्को रूबियो। तो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट है। तो अभी क्या है, आपकी जो यूएस की पॉलिसी है इसको लेके एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसमें बहुत सारा अलाइनमेंट देखा जाता है, आइडियोलॉजिकली हो, एक्शन वाइज हो, पॉलिसी वाइज हो। लेकिन इसमें स्पेशली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और जेडी वेंस के बीच में क्या है, एक आपका टकराव देखा गया है कि जो उनकी व्यू है वो डिफरेंट देखी गई है। तो इसमें अगर मार्को रूबियो को तो देखे तो वो इंटरवेंशनिस्ट आर्म को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि इंटरवेंशन होना चाहिए। जैसे अभी हाल ही में जो आपके वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को आपका
अरेस्ट किया गया। दूसरी ओर जेडी वेंस को अगर देखें तो वो नेशनलिस्ट आर्म को सपोर्ट करते हैं, मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और अमेरिका अपने मतलब डोमेस्टिक अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करे रादर देन फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स। तो वो चीज़ इसमें दोनों के बीच में क्या है, एक आपकी अनबंसी देखी जा सकती है। तो वेनेजुएला का जो ऑपरेशन था उसको आपकी इंथुजियास्टिकली मार्को रूबियो ने सपोर्ट किया है। जेडी वेंस ने इसको सीधा सीधा मतलब उनका जो सपोर्ट है वो थोड़ा डीम इसमें देखा गया है। और अगर प्रायोरिटीज देखे मार्को रूबियो का क्या है, तो वो ट्रेडिशनल अलायंसेस को बना के रखना चाहती है। जो भी फॉरेन पॉलिसी है ट्रांजैक्शनल होना चाहिए, मतलब एक हाथ दो एक हाथ लो। फिर एंटी रसिया स्टैंस देखा जा सकता है, ये सभी चीज़ें हम देख सकते हैं। लेकिन जेडी वेंस का जो प्रायोरिटीज है वो है अमेरिका फर्स्ट, डोमेस्टिक फोकस करना चाहिए, और आपकी जो इंटरवेंशन है दूसरे देशों में उसको थोड़ा स्केप्टिकल नज़र से वो देखते हैं। और इसके साथ उनका ये कहना है कि स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट पॉलिसीज होनी चाहिए। मतलब अभी जैसे मैक्सिको के बॉर्डर से पॉपुलेशन अगर मूव कर रही है टुवर्ड्स यूएसए, तो उसके लिए मैक्सिको के अंदर जाके उसका लीडर को उठा के लाने से अच्छा है कि जो यूएस है वो अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे। तो वो व्यू रखते हैं बाय जेडी वेंस। तो अभी ओपन टू रशिया है, वो स्केप्टिकल है ऑफ यूरोप। और जो मार्को रूबियो का पॉलिसी है, इसको हम जो आपको पहले हमने बताया था, जो मुनरो डॉक्ट्रिन है, जेम्स मुनरो जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उनके जो डॉक्ट्रिन है उसको ज्यादा सपोर्ट किया देखा जा रहा है बाय दी मार्को रूबियो। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है कि रोड का जो आपकी रोड सेफ्टी है उसको हम किस तरीके से और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसेफ ड्राइविंग देखी जाती है, अनइंश्योर्ड व्हीकल्स देखा जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के बाद जो एक्सीडेंट का आपका जो राइडर है या फिर जो ड्राइवर है या फिर उसके साथ और जो भी को पैसेंजर है, उनका तो मतलब उनको लॉस तो झेलना पड़ता ही है, बाकी रास्ते में किसी को टक्कर मार दी तो उसको भी जो है लॉस झेलना पड़ता है। तो वो चीज़ क्या है, किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है, उसके ऊपर ये आर्टिकल बात करता है। तो जो एमवी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें कुछ चेंजेस जो है वो प्रपोज की गई है, तो ये आने वाली है इन फ्यूचर। तो इन्फोर्समेंट में क्या होगा, जो अनइंश्योर्ड व्हीकल्स रहेंगी उनके ऊपर क्या होगा, उनको डिटेन किया जाएगा। अगर इंश्योर्ड नहीं है व्हीकल तो उनको डिटेन किया जाएगा, उनको सीज किया जाएगा अगर वैलिड इंश्योरेंस पेपर नहीं है। तो पहले ऐसा था कि आरसी नहीं होती तो सीज होता था, तो अभी या फिर आपका टैक्स एक्सपायर्ड हो गया तो अभी क्या होगा कि इंश्योरेंस नहीं है तो उसमें सिर्फ जो कुछ 8,000 का फाइन है, तो वो सिर्फ फाइन ही नहीं होगा, अभी वो वाहन ही सीज हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ फाइन लगा दिया उसके बाद फिर उसने इंश्योरेंस नहीं किया, उसने तो 8,000 भर दिया, इंश्योरेंस फिर से नहीं किया, और अभी किसी को टक्कर मारी, किसी का जान चला गया, वो समझ लीजिए ब्रेड अर्नर है, तो वो कैसे अपनी बाकी जो लोग छोड़ के गए हैं वो कैसे चलेंगे। तो इसीलिए क्या है, वैसे वाहन को सीज कर दिया जाना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ काफी अच्छा जो स्टेप है वो लिया जा रहा है बाय दी गवर्नमेंट, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो 200, 500, 1,000 रुपए में ऑनलाइन मिलता है, तो उसको लेने में क्या दिक्कत है लोगों को। फिर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, तो अभी आईआरडीए क्या करेगी, इट विल लिंक बेस प्रीमियम टू चालान हिस्ट्री एंड व्हीकल एज। तो जो प्रीमियम होगा वो गाड़ी के चालान के साथ लिंक होगा, तो किसी का अगर बहुत सारा चालान कटा है ट्रैफिक रूल को वायलेट करते हुए, तो उसका प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको गाड़ी चलाना नहीं आता है, उसका हिस्ट्री देखा जाएगा। ओके, और जो सेफ ड्राइविंग करेंगे उनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव भी होगा। तो इसीलिए क्या है, तो लोगों का अगर बिहेवियर चेंज करना है, एटीट्यूड चेंज करना है, तो सिर्फ पनिशमेंट से ही नहीं होगा। जो आपके मान के चलते हैं तो उनको क्या है, रिवॉर्ड भी देना होगा, जो मान के नहीं चलते हैं उनको पनिश करना होगा। फिर लाइसेंसिंग नॉर्म्स को अगर देखें तो बार किया गया है लाइसेंसिंग, फ्रेश लाइसेंस निकालने में, जिनका लाइसेंस रिवोक हुआ है हाल ही में, तो उनको 3 साल तक लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। एक सजा है कि आप 3 साल तक गाड़ी नहीं चला सकते, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा। नो टेस्ट एग्जाम्पशन, तो जो टेस्ट होता है व्हीकल टेस्ट बिफोर इशूइंग लाइसेंस, तो वो टेस्ट मैंडेटरी रहेगा ही, प्लस जब लाइसेंस एक्सपायर्ड हो जाएंगी उसके बाद फिर से रीटेस्ट किया जाएगा, और उस रीटेस्ट में ये पास्ट के जो हिस्ट्री है कि आपने कितना जो नॉर्म्स है वायलेट किया है, ये सभी चीजें देखी जाएंगी। नेक्स्ट है ASI टू डिग डीपर टू ट्रेस कृष्णास एंशिएंट द्वारका। तो इसमें ये जो आर्टिकल है, स्पेशली जो द्वारका नगरी है, जो हमारा एंशिएंट सिटी है, जहाँ पे हम मानते हैं कि जो हमारे लॉर्ड कृष्णा जी थे उनका सिटी था द्वारका, तो उस सिटी को अभी इसमें क्या किया जाना है कि आपकी एक्सकावेट की जानी है।
तो अरेबियन सी और उसके आसपास के जो एरिया है उसमें देखी जानी है। ट्रेसिंग लॉर्ड कृष्णा जो सिटी थी, कृष्णा भगवान जी का जो सिटी था वो देखा जाएगा। तो लैंड में भी आपकी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज को एक्सप्लोर की जाएंगी। तो गोल क्या है कि क्या सेटलमेंट रहा है, कैसी वे ऑफ लाइफ रही है, उसको इसमें देखा जाएगा। तो इससे क्या है, हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिल जाएगी और ये काफ़ी ज़रूरी भी है कि हम अपने पास्ट को जानें, क्योंकि हमारे पास्ट में क्या है, हमारी आज छुपी हुई है। फिर जो गोमती रिवर माउथ है उसमें भी देखा जाएगा, अभी ऑलरेडी देखा जा रहा है। तो अनएग्जामिन वाटर्स जोन को और एक्सप्लोर किया जाएगा इंक्लूडिंग मॉडर्न टूल्स, ताकि जो सेटलमेंट्स है, जो भी आर्कियोलॉजिकल आपकी एविडेंसेस है, उनको फाइंड आउट किया जा सके और हमारी जो ग्लोरियस पास्ट रही है वो उन चीज़ों को हम क्या कर सके, जान सके और हमारे जो पुराना सिविलाइजेशन है उसको हम देख सके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यही लास्ट आर्टिकल था हमारे डिस्कशन का। तो चीज़ों को कंटिन्यू पढ़ते रहिए और ध्यान रखिएगा। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपको कैसे करना है, फर्स्ट पूरा सिलेबस को आप बाय हार्ट कीजिए, अच्छी तरह से समझिए, इसको महीने में 2-4 बार पढ़िए, फिर नेक्स्ट महीने इसको 2-3 बार पढ़िए, वैसे करके पूरा सिलेबस को पहले समझिए। फिर दूसरा जो है, जब सिलेबस पढ़ते रहेंगे पैरेलली आपको किताबें लेनी है, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट मटेरियल है। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, या दूसरा टेक्स्ट बुक ले रहे हैं तो वो लीजिए, या फिर हमारा कोचिंग में है तो हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, आपको कोई अलग चीज़ें नहीं पढ़नी है। फिर आपको जो तीसरा पॉइंट है, इसमें डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को कवर करते रहना है और उसको आपको लिंक करते रहना है विथ योर स्टैंडर्ड मटेरियल्स एंड विथ सिलेबस। और फोर्थ जो काम है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना। पढ़ाई होने के बाद या फिर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उस पर्टिकुलर जो पेपर है उससे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्री के लिए और मेंस के लिए। तो ये होगा आपका पूरा प्रिपरेशन का पैकेज। तो जो ये मैंने आपको बताया, ये चीज़ हम सब आपको हमारे क्लासरूम्स में करके बताते हैं। जो हमारा स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास डेमो के लिए आए हैं वो ऑलमोस्ट सभी फुल कोर्स के लिए कन्वर्ट हो गए हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। हम नया इंस्टीट्यूट है, आपको पूरी जो हमारी डेडिकेशन है वो देने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।